डिस्क्राइब करेंगे भारतीय दंड संहिता आईपीसी। इसका आज पूरा कंप्लीट हम डिस्क्रिप्शन देंगे आपको। ये एग्जैक्टली इन्फोर्स हुई थी 1 जनवरी 1862 को, और इसमें एग्जैक्टली हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन टू 511 सेक्शन तक। पहला सेक्शन ये कहता है कि ये संहिता पूरे भारत में लागू होगी, कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा सेक्शन भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड को प्रावधान करता है। सेक्शन 3 जो है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड है। 4 में राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर सेक्शन 4 थोड़ा सा समझने वाला है। राज्य क्षेत्रातीत अपराध क्या होते हैं? वो सारे अपराध जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाएं जो भारत का नागरिक है और भारत से बाहर किए जाएं, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे विमान पे अपराध करे जो कि भारत में रजिस्ट्रीकृत है और वो भारत का नागरिक नहीं है। तीसरा, ऐसे कोई सोर्स से जैसे कंप्यूटर सोर्स से भारत के बाहर कोई अपराध कारित कर दे। तो ये सारे के सारे 3 तरह के अपराध राज्य क्षेत्रातीत अपराध कहलाते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे सेक्शन 6 में बताया गया है कि संहिता में परिभाषाओं के अपवाद जो अपवादों के अधीन आते हैं। सेक्शन 8 में लिंग की परिभाषा है। 10 में पुरुष या स्त्री की परिभाषा है, और बताया गया है 10 में कि जो भी कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो वो स्त्री या पुरुष कहलाएगा। 11 में व्यक्ति की परिभाषा है। 12 में लोक की परिभाषा है। 14 में सरकार की परिभाषा है, सरकार का सेवक की परिभाषा है 14 में। सेवक के बाद सेक्शन 18 में भारत की परिभाषा है। 19 में न्यायाधीश की परिभाषा है, और 20 में न्यायालय की परिभाषा है। थोड़ा सा न्यायाधीश के बारे में समझ लें। न्यायाधीश हर वो व्यक्ति है जो कोई ऐसा निर्णय देता है जिसकी अगर अपील ना हो तो वो अंतिम हो जाएगा, तो वो व्यक्ति न्यायाधीश कहलाता है। चाहे वो सिविल कार्य कर रहा हो, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर का कोई अधिकार में कोई ऑर्डर लिख रहा हो। 20 में न्यायालय है। न्यायालय एक निकाय होता है जो न्यायाधीश और अन्य लोगों से मिलकर बनता है। 21 में लोक सेवक की परिभाषा है। लोक सेवक वो सारे लोग होते हैं जो जैसे अधिकारी हैं, न्यायालय के अधिकारी हैं, 2 चीज़ें देखते हैं, क्या वो सरकार से तनख्वाह पा रहा है लोक सेवक में, या फिर वो लोक कार्य को कर रहा है। तो वो अगर ये दो में से कोई भी शर्त पूरी कर रहा है तो वो लोक सेवक है। या तो वो सरकार से पैसा पा रहा हो, सैलरी पा रहा हो, या फिर वो किसी भी तरह से अपने लोक कृत्यों को कार्य अंजाम दे रहा हो। 22 में जंगम संपत्ति आती है। जंगम संपत्ति कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल वो प्रॉपर्टी है जो फिक्स ना हो, ज़मीन में गड़ी हुई ना हो। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पेड़ है तो वो अगर फल दे रहा है तो वो भूबद्ध है, इसका मतलब वो स्थावर संपत्ति है, नॉन मूवेबल है। जबकि अगर काटने वाली लकड़ी है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अभिलाभ कहते हैं 23 में परिभाषित है। अभिलाभ कहते हैं किसी को आप धोखा देके, कपट करके या विधि विरुद्ध अपराधों से साधनों से कोई धन प्राप्त कर ले तो वो सदोष अभिलाभ है, और दूसरे व्यक्ति को होने वाले नुकसान को सदोष हानि कहते हैं। बेईमानी से परिभाषित है 24 में बेईमानी से। इसमें बताया गया है बेईमानी से का मतलब है कोई भी काम अगर आप इस आशय से कर रहे हैं कि आपका उसमें फायदा हो, दूसरे को सदोष हानि दे रहे हैं आप, तो वो कार्य आपका बेईमानी से परिभाषित है। कपटपूर्ण पूर्वक को परिभाषित किया गया है 25 में। कपटपूर्वक का मतलब है किसी को आपका आशय है कपट देने का, तो वो कपटपूर्वक आशय है। 28 में परिभाषा है। 28 में परिभाषा है कूटकरण की। कूटकरण किसी भी चीज़ को आप
सदृश बनाने की कोशिश करें जो कि वो जो उसके लिए आप ऑथेंटिक नहीं है, तो आप कूटकरण कर रहे हैं 28 में। 28 के बाद आप आ जाइए 29 में। 29 में दस्तावेज को परिभाषित किया। दस्तावेज कोई भी ऐसा अभिलेख होता है जो आप न्यायालय के सामने साक्ष्य के तौर पर पेश करते हैं, वो भले ही बैंक नोट हो, मुख्तारनामा हो, मानचित्र हो, लकीरें हो, वॉटएवर। 29 इंट्रोड्यूस हुई है 2000 में। ये सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित है, क्योंकि IT एक्ट अकॉर्डिंग 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। मूल्यवान प्रतिभूति को 30 में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। कोई भी चीज़ जो तुरंत मूल्यवान हो या आगे चल के मूल्यवान हो जाए तो वो मूल्यवान प्रतिभूति होती है, जैसे चेक है, बैंक नोट है, ये सारी की सारी, मुख्तारनामा है, ये सारी की सारी मूल्यवान प्रतिभूति होती है। फिर आप आ जाइए, एक यहाँ पर 33 मिसिंग है। 33 भी पूछा गया है बिहार APO में 2020 में। कार्य और लोभ 33 में परिभाषित है, कार्य और लोभ ये पूछा गया है। 34 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। कई का मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं और उनका सामान्य आशय हो। सामान्य आशय का मतलब उनके दिमागों का मिलान होना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है महबूब शाह बनाम एम्परर का। फिर 36 के बाद आप आ जाइए 39 पे। इसमें स्वेच्छा बताया गया। स्वेच्छा का मतलब होता है कि आपका करने का आशय है, तो वो कहा है कहलाएगा स्वेच्छा। 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपराध के बारे में परिभाषित करता है कि कोई भी कार्य जो विधि विरुद्ध है, जिसको विधि ये माने कि आप विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वो सारे कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, धारा 40। 45 में जीवन को परिभाषित किया गया है। और 52 यहाँ पर एक सेक्शन छूटा हुआ है। 52 को आप समझेंगे। 52 यहाँ पर हमने लिखा है सद्भाव पूर्वक। सद्भाव पूर्वक का मतलब कोई काम आप सद्भावना के साथ कर रहे हैं। और 52A संश्रय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 52A बहुत बार आया है। 52A संश्रय। संश्रय का मतलब होता है किसी को आश्रय देना। इसमें अगर पत्नी के अलावा कोई भी व्यक्ति या स्त्री किसी व्यक्ति को गोला बारूद वगैरह एकत्रित करने के लिए सहायता करे या उसे पकड़े जाने से बचाए, तो वो हर आदमी उसको संश्रय दे रहा है, ऐसा कहा जाता है। मगर पत्नी अगर पति को बचा रही है तो वो संश्रय के अपराधी नहीं मानी जाती है, पत्नी को छूट है संश्रय। 52A। फिर आप आ जाइए 53 में। 53 में दंड को परिभाषित किया गया, कितने के तरह के पनिशमेंट्स होते हैं। सेक्शन 53 में दंड मृत्यु दंड है, आजीवन दंड है और कारावास 2 तरह का, कठिन और सादा है, संपत्ति का संपरण है और जुर्माना। 6 तरह के बताए गए हैं, जिनमें से एक तीसरा वाला ओमिटेड है, हटा दिया गया है। कुल मिला के इस टाइम 5 तरह के अपराध हैं IPC में। अपराध के बाद दंड के बाद आप 53A एक सेक्शन है, निर्वासन कहते हैं कठोर कारावास को। 54 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। 54 मृत्यु दंड का लघुकरण। समुचित सरकार मृत्यु दंड को किसी भी कारावास में संक्षिप्त कर सकती है, उसको लघुकरण कर सकती है, उसको छोटा कर सकती है। मृत्यु दंड को किसी में भी बिना अपराधी की सहमति के किसी भी अपराध के लिए उसको संक्षिप्त या लघुकरित कर सकती है, ऐसा है 54 में। 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश को समुचित सरकार का मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं मिला के होती हैं। समुचित सरकार किसी भी आजीवन कारावास को ऐसे कारावास में मिनिमाइज कर सकती है, लघुकृत कर सकती है जो 14 साल से अधिक का ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 में आजीवन कारावास को बताया गया है कि ये 20 वर्ष के समतुल्य होता है। 63 में बताया गया है कि अगर जुर्माने की रकम पूछा जाता है कितनी होगी, तो ये इसकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अमर्यादित है, किंतु अत्यधिक नहीं, अनलिमिटेड होगी बट एक्सेसिव नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट 63 सेक्शन है। 63 के बाद आ जाइए
67 कहता है कि अगर किसी आदमी को सिर्फ कारावास मिला है जुर्माने का, तो जुर्माने के फॉर्म में कारावास हमेशा ही सादा होता है, कभी भी कठोर कारावास नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सादा कारावास रहेगा। और कितना होगा? अगर 50 रुपये तक का जुर्माना है तो 50 रुपये से 2 महीने तक का आप मैक्सिमम उसको दंड दे सकते हैं, साधारण कारावास। 100 तक का है तो 4 महीने, और अगर इससे ज़्यादा है, कितना भी हो जुर्माना, 6 महीने से अधिक आप उसको दंड नहीं दे सकते। और इसमें एक 68 सेक्शन है। 68 कहता है कि जुर्माने देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाएगा। मतलब अगर जुर्माना कोई अपराधी या कैदी दे देता है तो उसको आप छोड़ दें। 69 एक बार पूछा गया है HJS 2018 में कि सेक्शन 69 कहता है जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने पर उसका कारावास का पर्यवसान। मतलब अगर मान लीजिए 4 महीने की सज़ा मिली है, 100 रुपया जुर्माना है, तो अगर वो 50 रुपये देता है तो 2 महीने बाद उसको आप छोड़ दें, ये कहलाता है अनुपातिक भाग का दंड भुगतान पर अपराधी को छोड़ना या पर्यवसान। ये 69 में था, सॉरी। फिर 73 एकांत परिरोध को परिभाषित करती है। 73 एकांत परिरोध को परिभाषित करती है, जबकि 74 में एकांत परिरोध की अवधि बताई गई है। एकांत परिरोध की अवधि किसी भी हाल में 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शन है 75 कि अगर पूर्व दोष सिद्धि हुई है किसी को, अध्याय 12 और 17 के अकॉर्डिंग, 12 में सिक्कों से रिलेटेड अपराध है, 17 में संपत्ति से रिलेटेड अपराध है। अगर इससे कोई एक बार दोष सिद्ध कर दिया गया है तो अगली बार अगर ये अपराध करता है और उस अपराध में अब इसको दंड दिया जा सकता है अधिकतम 10 साल या आजीवन कारावास। ये पूर्व दृष्टि के पश्चात कतिपय अपराधों से वर्जित दंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 75। अब आ जाइए अध्याय 4। पूछा जाता है किस अध्याय में साधारण अपराध है। अध्याय 4 साधारण अपराध, और ये सेक्शन शुरू होता है 76 से लेके 106 तक चलेगा। ये सारे के सारे सेक्शन आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, बहुत आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला सेक्शन है 76, विधि द्वारा आबद्ध या विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई भी आदमी जो विधि द्वारा आबद्ध है या अपने आप को तथ्य की भूल के कारण विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास कर रहा है, तो ऐसा कोई आदमी अगर काम करता है तो उसका काम कभी भी अपराध नहीं माना जाएगा। 1 मिनट इंटरप्ट करेंगे। एक सेक्शन हम लोगों का बीच में छूटा है, जो कि सेक्शन नंबर था 65। यहाँ पर हमने लिखा है काले पेन से। 65 में बताया गया है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए गए हों तो जुर्माना न देने पर कारावास 1/4 होगा। इसका मतलब समझ लें, UPSJS 2018 में आया था कि अगर मान लीजिए किसी को ये इस तरह से क्वेश्चन था कि चोरी का अपराध किया है किसी अपराधी ने, तो चोरी में सज़ा है 3 साल की। तो पूछा गया था कितने, अगर जुर्माना भी दिया गया, सज़ा भी दी गई, जुर्माना नहीं दिया तो मैक्सिमम का 1/4 देना होगा उसको। तो मैक्सिमम सज़ा है 3 साल, 1/4 होता है 9 महीना। तो अगर जुर्माना ना दे, जुर्माना और सज़ा दोनों हों और जुर्माना ना दे पाए तो पूरी सज़ा का 1/4 के बराबर उसको दंड दिया जाएगा कारावास के रूप में। कहने का मतलब है चोरी में 3 साल की सज़ा है, अगर जुर्माना न दे पाया तो 1/4, 3 का 1/4 मतलब अधिकतम सज़ा का 1/4, दैट इज़ 9 महीना उसे और जेल में रहना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाएँ 76। अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि विधि द्वारा बद, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है और वो जान रहा है कि अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य है, और वो किसी ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लेता है जो सचमुच में अपराधी नहीं है, तो यहाँ पर वो विधि द्वारा आबद्ध है। तो इसका मतलब अगर वो किसी और को किसी को उसने कैद कर लिया, बंद कर दिया, तो उसने अपराध नहीं किया, उसको विधि तथ्य की भूल का फ़ायदा मिलेगा। ये सेक्शन जो है तथ्य की भूल से रिलेटेड है। फिर 77 कहता है न्यायिकता कार्य कर रहा है न्यायाधीश का कार्य। अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश है और वो अपना काम कर रहा है तो उसका कोई भी कार्य अपराध नहीं है, वो सज़ा दे सकता है क्योंकि उसका काम ही सज़ा देना है। 78 में बताया गया न्यायालय के
अधीन या अनुसरण में किया गया कार्य, जैसे अगर न्यायाधीश के अनुसरण में, जैसे जल्लाद है, जल्लाद को न्यायालय आदेश देता है कि फांसी लगाइए, तो इस वो न्यायालय के अधीन है और उसका ये काम है, ये काम उसका अपराध नहीं माना जाएगा। ये कहता है 78। 79 में आ जाइए, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। व्यक्ति मानेगा कि हमको ये न्यायपूर्ण लग रहा है। जैसे मान लीजिए 2 लोग लड़ रहे हैं या आपस में खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, किसी आदमी को लगा यार ये लोग लड़ रहे हैं, उनको पकड़ कर उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया या कॉल कर दी कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पर वो अपने आप को विधि के न्यायानुमत कार्य कर रहा था, इसलिए उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए 80 में, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई विधि पूर्ण कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल को बताया, इलस्ट्रेशन बताया जाता है कि कोई आदमी कुल्हाड़ी से कोई लकड़ी काट रहा था, कुछ दूरी पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसकी कुल्हाड़ी का आगे का हिस्सा निकल गया, बच्चे को लग गया, बच्चे के चोट लग गई। तो यहाँ पर क्योंकि वो अगर विधि पूर्ण कार्य कर रहा है तो उसका काम दुर्घटना के अंतर्गत आएगा, उसका काम अपराध नहीं है। अगर वो लापरवाही नहीं दिखा रहा है तो उसने कोई अपराध नहीं किया, उसको इस सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आ जाइए 81 में। 81 कहता है कार्य जिससे अपानी होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य पानी को बचाने के लिए किया गया हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई नुकसान हो जाएगा, मगर दूसरे नुकसान को बचाने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा काम आपका अपराध नहीं माना जाता है। ये कहता है सेक्शन 81। जैसे एक बड़ा जहाज आ रहा है, इधर देखा उसने एक नाव में 2 लोग हैं, एक में कम से कम 50 लोग हैं, तो बिना नाव के टकराए वो जहाज नहीं निकल पाएगा, तो उस वक्त कैप्टन 2 लोगों को नाव को दबा देता है, 2 लोग उसमें मर जाते हैं और 50 लोगों को बचा लेता है। तो इसका मतलब यहाँ पर उसने विधिपूर्ण कार्य किया है, वो अपराधी नहीं है। ये कहता है आपका सेक्शन 81। 82 क्या कह रहा है? 7 वर्ष से कम का आयु के किसी शिशु का कोई कार्य अपराध नहीं माना जाता। अगर बच्चे का उम्र 7 साल है तो उसने कोई अपराधी नहीं है, कोई अपराध नहीं करता। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, डॉली इन कैपेक्स। बच्चे अक्षम होते हैं, वो अपराध नहीं करते 7 साल से कम। एक और इसी में आगे चलेंगे हम 83 में। 7 साल से ऊपर है क्यों, मगर वो 12 साल से बच्चा कम है और वो अपरिपक्व है, दिमागी तौर पर साउंड नहीं है, एकदम साउंड माइंड का बच्चा नहीं है, तो उसके कार्य को भी आप अपराध नहीं मानेंगे। मतलब 7 से ऊपर हो, 12 से कम हो, मगर वो परिपक्व बुद्धि का ना हो, तो भी वो अपराधी नहीं माना जाएगा। 84 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। इसको मैकनॉटन बाद भी का मैकनॉटन से के नाम से मैकनॉटन का अनुच्छेद का की धारा कही जाती है। मैकनॉटन बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस पर। इसमें बताया गया कि अगर कोई पागल है जो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है तो उसके कार्य को कभी भी आप अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे। 85 सेक्शन क्या कह रहा है? 85 कहता है कि कोई भी 85 और 86 दोनों को बहुत ध्यान से समझें। 85 में कहा गया है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मिथ्या में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। देखिए किसी आदमी ने अपनी इच्छा इस 85 में आया इच्छा के विरुद्ध, ठीक सेक्शन में ही आया है। और 86 में भी आदमी शराब पीता है और इच्छा के विरुद्ध ही पीता है, मगर सेक्शन में कहीं पर इच्छा के विरुद्ध वर्ड नहीं आया है। तो पूछा जाता है इच्छा स्वैच्छिक महत्ता और परीक्षिक महत्ता। तो 86 को अगर आप सही से प्रोनाउंशिएट करेंगे 86 86 को स्वैच्छिक, तो ये माना जाता है 86 जो है 86 है सेक्शन, वो स्वैच्छिक महत्ता, अपने आप आपने नशे में है, महत्ता में है, तो आपने अपराध किया है तो आपका अपराध नहीं माना जाएगा। 85 में इच्छा के विरुद्ध परीक्षिक, मतलब आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई किसी ने आपको शराब या कोई ऐसी नशीली चीज़ करा दी और आपने अपराध कर दिया तो आपका कार्य अपराध नहीं है। मतलब 85 अस्वैच्छिक महत्ता से रिलेटेड है, 86 स्वैच्छिक महत्ता से रिलेटेड है। 87 में एक बात बताई गई है
कि कोई ऐसा कार्य जिसमें आपका किसी को घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी कोई संभावना और ज्ञान हो, और फिर भी कोई दुर्घटना हो जाए। जैसे कोई दो लोग कुश्ती पट्टेबाजी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हालांकि उनका इंटेंशन एक दूसरे को मारने का नहीं है, नुकसान पहुंचाने का नहीं है, फिर भी कोई आदमी मर जाता है दुर्घटनावश, तो कोई कार्य इसमें अपराध नहीं माना जाएगा। 88, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। 88 कहता है कि अगर किसी की सम्मति से आपने कोई सद्भाव, जैसे कोई सर्जन है, किसी को ऑपरेट करता है और उसका इंटेंशन उसको मारने का नहीं है, मगर फिर भी उसकी मौत हो जाती है, तो ये बताया जाएगा, बताता है कि किसी के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कार्य किया जाए तो वो अपराध नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी और फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक, मतलब आप सम्मति से उसकी सम्मति है और आप सद्भावपूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो आपका कार्य अपराध नहीं है। जैसे कोई सर्जन किसी की अनुमति से उसका ऑपरेशन करता है, हालांकि उसका इंटेंशन गलत नहीं है, मगर फिर भी आदमी मर जाता है, तो ऐसे सर्जन का किया गया काम को आप अपराध नहीं मानेंगे, ऐसा कहा गया है सेक्शन 88 में। 89 में कहा गया है कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है या अपरिपक्व बच्चा है, 12 साल से कम का है, और उसका जो गार्जियन है वो कहता है कि नहीं भाई ऐसा काम करिए, मान लीजिए ऑपरेशन ही करना है, और ऑपरेशन करते वक्त हालांकि डॉक्टर का कोई या उस संरक्षक का कोई ऐसा इंटेंशन ना हो जो इलीगल हो, तो ऐसे काम को अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा काम अपराध नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो सद्भावना पूर्वक किया गया हो, जिसमें कोई आपका दुराशय ना हो। तो संरक्षक की सहमति से ऐसा किया गया है कार्य सुरक्षित है, अपराध नहीं है। 90 में कहा गया है सम्मति। 90 और 91 में अपराधी को छूट नहीं मिलेगी। 90 कहता है सम्मति जिसके संबंध में ये ज्ञात है कि वो भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई ऐसी सम्मति जो भय डरा के धमका के या उन्मत्त व्यक्ति की नशेड़ी या कोई नशे में या विकृत व्यक्ति है उसकी सम्मति, या शिशु जो 12 साल से कम का है उसकी कोई सम्मति लेते हैं और आप कहते हैं साहब इन्होंने तो कहा था, तो आपको इस धारा में, मतलब इस तरह की सम्मति अगर आप ले रहे हैं धमकी से, डरा के, धमका के, शिशु से, उन्मत्त व्यक्ति से, तो उसकी सम्मति मायने नहीं रहती। अगर आप कोई ऐसा काम कराते हैं तो आप अपराधी हैं, आपको छूट नहीं मिलेगी। 91 कहता है कि ऐसे काम का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। कोई भी ऐसा कार्य, जैसे कार्य जो अपने आप में अपराध हो, ऐसे काम को करने की आपको छूट नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी आप एबॉर्शन कराते हैं, एबॉर्शन कराना स्वयं अपराध है। गर्भपात कराते हैं, गर्भपात कराना अपने आप में अपराध है। सिर्फ तब ये काम, और अगर ऐसा कोई काम कराता तो अपराधी है। सिर्फ ये गर्भपात सिर्फ तब किया जा सकता है या तो कोई कोर्ट इजाज़त दे या फिर ऐसी स्त्री की जान को बचाने के लिए गर्भपात कराया जा सकता है, अन्यथा कभी भी अगर ये काम करते हैं तो ये अपराध है। 92 सेक्शन कहता है कि सम्मति के बिना किसी के व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, व्यक्ति की सम्मति नहीं है फिर भी आप सद्भावना पूर्वक कोई काम कर रहे हैं तो आपका काम अपराध नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी गिर गया, बेहोश हो गया, और उसको उठा के लोग ले गए, उन्होंने कहा भाई हमेशा जानते नहीं है, मगर इसका, और डॉक्टर ने देखा कि इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, हालांकि उसकी सम्मति नहीं है, उसकी तरफ से किसी की सम्मति नहीं है, मगर सद्भावना पूर्वक का किया गया है काम, फिर भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर कोई भी अपराध नहीं कारित हुआ है। उसके अलावा आप जाइए सेक्शन नंबर 94 में, वो कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को 92 में कहा गया है, 94 में कहा गया, अगर किसी को आप धमकी दे के कोई काम कराते हैं तो उस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए डाकुओं ने किसी ताला खोलने वाले को कनपटी बगन रख के उससे ताला खुलवा लिया, तो उस व्यक्ति जो ताला खोल रहा उसका अपराध कोई नहीं है, क्योंकि वो बेचारा धमकियों के डर के उसने ये काम किया है। वो कार्य जिसको करने के लिए कोई भी धमकियों द्वारा विवश किया गया अपराध नहीं है। 93 कहलाता है सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। सद्भावना पूर्वक, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी को बता दे कि यार आपको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका इलाज, और वो आदमी उस वक्त मर जाता है,
तो इस वक्त उसने सद्भावनापूर्वक कार्य किया है और ऐसे व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है जो उसको संसूचित कर रहा है, सूचना दे रहा है। फिर आप आ जाइए 94 में। 94 के बाद 93 हो गया सद्भावनापूर्वक, 94 हो गया धमकियों द्वारा विवश किया गया है। 95 में आता है तुच्छ अपानी कारित करने वाला कार्य। कोई काम इतना छोटा है कि उसको न्यायालय संज्ञान में ना ले। मान लीजिए किसी ने सिगरेट जलाई, माचिस अपनी जेब में रख ली, तो बहुत तुच्छ कार्य है, इसको ये कार्य कोई भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। 96 कहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातों। फिर 97 उसको एक्सप्लेन करता है शरीर तरह संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, चाहे वो अपनी हो या दूसरे की हो, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है। 98 कहता है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध अधिकार का विस्तार। 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। मतलब कोई मान लीजिए पागल है, उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो आपको उस स्टेज में अपनी प्रतिरक्षा करने का उतना ही अधिकार है। जैसा कि वो सही होता तो आप पर अटैक करता तो आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई आपका प्रतिरक्षा करते हैं, उस वक्त आप उसको चोट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, भले ही वो पागल है, फिर भी आप उसको अपनी प्रतिरक्षा में उसको चोट पहुंचा सकते हैं, कोई अपराध आपने नहीं किया। 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। 99 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी को आप कोई लोक सेवक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उस वक्त आपको और वो आपको मृत्यु या बहुत घोर हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो आपको प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। या उसके किसी अधिकारी के अनुसरण में कोई काम हो रहा है तो प्रतिरक्षा का आपको अधिकार नहीं है। या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आप लोक सहायता पा सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता है। अब आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे पहुँच गए, सेक्शन नंबर 100 सेक्शन कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक होता है। आप क्या कर सकते हैं कि 7 ऐसे मामले हैं जिसमें आप अपनी प्राइवेट या अपने किसी व्यक्ति की प्राइवेट, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु तक उस आदमी की कारित कर सकते हैं, जो आप पे 7 चीज़ें अप्लाई करता है। जैसे ऐसा हमला जिससे आपको लग रहा है कि मृत्यु हो जाएगी, या दूसरा ऐसा हमला जिससे घोर उपहति होगी, तीसरा हमला वो बलात्संग की नीयत से, बलात्कार की नीयत से हमला करता है, चौथा प्राइवेट प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के अनुसार आप पर हमला करता है 377, पांचवा व्यापहरण या अपहरण के लिए आशय से आप पे हमला करता है, छठा है कोई ऐसा हमला करता है जिससे आपको वो किडनैप या परिरोध करना चाह रहा है और आप लोग सहायता नहीं पा सकते, वहाँ पर आपके पास कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है, तो उस वक्त आप इन सब केसेस में प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए। और एक हाँ 7वां है कि कोई आप पे अम्ल फेंकता है या अम्ल फेंकने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति की आप मृत्यु तक कारित कर सकते हो। ये कहता है सेक्शन 101 कहता है कब ऐसे अधिकार का मृत्यु से भिन्न अन्य अपहानि तक होगा। भाई सीधी सी बात है, 100 में तो आप मृत्यु कारित करने तक कर सकते हो, और मृत्यु के अलावा कोई इतनी भी हानि आप इन 7 कंडीशंस के अलावा आप कोई भी उसको हानि पहुंचा सकते हो, मगर उसकी मृत्यु कारित नहीं करोगे, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस कैसी हैं। ये कहता है 101। 102 कहता है शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। जैसे ही आपको लगने लगे कि आपकी शरीर को या किसी व्यक्ति के शरीर को नुकसान होने वाला है, आप तुरंत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पा लेते हैं और आप प्रतिरक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। 103 में कहा गया है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने। आपकी संपत्ति हो, किसी और की संपत्ति हो, आप ऐसी प्रतिरक्षा में किसी भी व्यक्ति को जो ये 5 काम कर रहा है उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। पहला लूट, दूसरा रात्रि गृह वेदन, तीसरा अग्नि द्वारा रेस्ट्री, चौथा चोरी, रेस्ट्री या गृह अत्याचार के ऐसे मामले जिसमें आपको लग रहा है अगर आपने प्रतिरक्षा नहीं की तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। 5वां कहता है कि कोई विस्फोटक पदार्थ ले जा रहा है या ऐसा विस्फोटक पदार्थ किसी सरकार के अंडर में या कहीं पर भंडारण गृह में, रेल गृह में
कोई ऐसी चीज़ ले जा रहा है जो विस्फोटक है या ऐसी चीज़ रखी हुई है, ऐसी जगह पर जान का खतरा हो सकता है, तो आप उस व्यक्ति के विरुद्ध ये सेक्शन 103 अप्लाई करेंगे। 104 क्या कहता है, ये संपत्ति का अधिकार आपको मृत्यु कारित करने तक का से भिन्न कब तक है, तो ये 5 कंडीशन छोड़ दीजिए तो आप मृत्यु नहीं कारित कर सकते, बाकी चोट पहुंचा सकते हैं। 105 क्या कह रहा है कि संपत्ति के विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्राप्त होता है, जैसे आपको शंका हो जाए कि हमको या हमारी संपत्ति को या किसी और व्यक्ति को संपत्ति को नुकसान होने ही वाला है, हो सकता है, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त कर लेते हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा संपत्ति की करने के लिए स्वतंत्र है। 106 कहता है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि होने का जोखिम हो। 106 मान लीजिए किसी आदमी पर किसी भीड़ ने हमला कर दिया, अब वो सोच रहा है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा, तो वो पिस्तौल निकालता है और एक बच्चे को मार डालता है, चलाता है, उसे पता है हालांकि गोली से कोई ना कोई मर जाएगा और एक बच्चा मर जाता है, तो वो बेचारा स्वतंत्र है, क्योंकि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। तो निर्दोष बच्चा मारा गया, हालांकि यहाँ पर इस व्यक्ति का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये यहाँ पर आपके एक्सेप्शंस खत्म हो गए। अब दुष्प्रेरण शुरू होता है अध्याय 6 से। अध्याय 6 में पहली परिभाषा है 107 की, किसी अपराध का दुष्प्रेरण। किसी अपराध का दुष्प्रेरण 3 तरह से होता है, या तो उकसाना या षड्यंत्र या सहायता। अगर इन तीनों में से कोई फैक्टर है तो वहाँ पर व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है, ऐसा कहा जाता है, किसी बात का दुष्प्रेरण किया है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई शादी करा रहा है इलीगल मैरिज, तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो पुरोहित है वो सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी होता है। दुष्प्रेरक 108 में परिभाषित है, वो व्यक्ति जो दुष्प्रेरण दे दुष्प्रेरक है। 108A में बताया गया है भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, ठीक। 109 में बताया गया है दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य करने के परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, मतलब कोई दुष्प्रेरण किया गया और नहीं बताया गया कि इसको कितना दंड मिलेगा, तो न्यायालय वही दंड देगा जो उस अपराध के दंड में दिया जाना चाहिए। 111 में आ जाइए। दुष्प्रेरण का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और भिन्न कार्य कर दिया गया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कोई जैसे मान लीजिए आपने किसी से कहा कि उसको घोर उपति पहुंचा के आओ, उसको खूब मारना, हाथ पैर तोड़ देना, और उसी के अंडर में वो आदमी मर गया, मारते मारते वो मर गया, तो उसका एक परिणाम हो सकता था कि घोर उपति से मृत्यु हो सकती थी। यहाँ पर वो आदमी जो आपको दुष्प्रेरित कर रहा है वो मृत्यु कारित करने का भी दुष्प्रेरण का दोषी होगा, जबकि कोई कहता है कि उसको मार के आना और आप वहाँ उसकी जेब काट लेते हो, चोरी कर लेते हो, बटुआ छीन लाते हो, तो यहाँ पर वो व्यक्ति चोरी का दुष्प्रेरक नहीं कहलाएगा। मतलब दुष्प्रेरक का दायित्व डिपेंड करेगा कि उसकी इंटेंशन क्या था। अगर उसके इंटेंशन से भिन्न कार्य करते हैं तो वो दुष्प्रेरण का उस कार्य के लिए दुष्प्रेरक नहीं होगा जो आपने एक्स्ट्रा कर डाला। अब यहाँ पर एक सेक्शन और आता है 114 में बताया गया है कि अगर दुष्प्रेरक मौजूद है तो ये माना जाएगा कि वो कार्य उस दुष्प्रेरक ने भी किया है जो उस अपराधी ने किया है। ये 114 सेक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं है, हमने बताया आपको। 115 में बताया गया है कि मृत्यु या आजीवन कारावास का दुष्प्रेरण अगर कोई कर रहा है और ऐसा अपराध अगर नहीं किया जाता तो 7 साल की सज़ा होगी, और अगर कोई चोट पहुंचा दी जाती है तो 14 ईयर तक की सज़ा होगी 115 में। दुष्प्रेरण के लिए ज़रूरी नहीं है दुष्प्रेरित कार्य हो ही जाए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है, 115 के बाद आया आपका सेक्शन 120A, और 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है, जबकि 120B में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड है। आपराधिक षड्यंत्र के क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अवैध साधनों से या अवैध तरह से
कार्य करने के लिए अवैध कार्य कर रहे हों या अवैध साधनों द्वारा कोई कार्य करने के लिए सहमत हो जाए तो वो कहलाता है कि आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं वो लोग। षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड, अगर वो कार्य जो वो कर रहे हैं मृत्यु या आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक का नहीं है तो उनको 6 महीने का सज़ा होगा। और अगर वो ये काम जो जिसके लिए वो आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं मृत्यु कारित करने का है, आजीवन का है, 2 वर्ष से अधिक का है, तो उनको वही सज़ा होगी जो उस अपराध की सज़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक सेक्शन और आपको याद रखना है 121 में कहा गया है 121 में कि सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने की तैयारी करना ये दंडित कार्य है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित है, किया जाता है 121 में। एक सेक्शन और है 121A, इसमें षड्यंत्र, इसमें दुष्प्रेरणा है या अपराध करना है, और 121A में षड्यंत्र है सरकार के विरुद्ध। 124 ऐसे व्यक्ति जैसे जो राज्यपाल हैं या राष्ट्रपति हैं उनको कोई काम जो विधिता वो तैयार नहीं है उसको कराने के लिए या जो विधिता करते हैं उनको रोकने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो सेक्शन 124 में आएगा। एक राजद्रोह पूछा जाता है किस सेक्शन में, 124A में राजद्रोह है। राजद्रोह कोई भी सरकार के प्रति अगर आप घृणा या कोई अपमान फैलाते हैं जो कि सही नहीं है तो ये आप राजद्रोह करते हैं। इसमें या तो 3 साल या आजीवन कारावास की सज़ा होती है। इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 141 में आपको बताया गया है विधि विरुद्ध जमाव। 141 विधि विरुद्ध जमाव किससे रिलेटेड है। 146 में बलवा करना परिभाषित है, बलवा करता है आदमी। 146 में बलवा को परिभाषित किया गया है और 147 में बलवा के लिए दंड है। बलवा एग्जैक्टली जो विधि विरुद्ध लोग होते हैं, 5 या अधिक लोग होते हैं, वो किसी बल का प्रयोग कर देते हैं तो उसको बलवा कहते हैं। 146 में परिभाषित है। और बलवा के लिए दंड 2 साल का है, 2 साल तक की सज़ा होती है बलवा में अगर वो समूह जो है कोई हिंसा का प्रयोग कर दे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर मिसिंग है 149, ये इसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। 5 या अधिक लोग सामान्य उद्देश्य से अगर कोई कार्य करते हैं तो वो सभी उस अपराध के लिए दोषी होते हैं जो कार्य उन्होंने किया है। ये सामान्य उद्देश्य है 149 में। और सेक्शन 34 में सामान्य आशय है। एक सेक्शन है यहाँ पर 153A, इसमें धर्म, मूल भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान आदि के नाम पर विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता। कोई भी आदमी धर्म जाति के आधार पर अगर कहीं पर नफरत फैला रहा है तो ये 153A में आता है और इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। एक सेक्शन है 153B, राष्ट्रीय अखंडता और एकता को प्रतिकूल प्रभाव डाले। कोई आदमी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चकनाचूर करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, नष्ट करना चाहता है या ऐसा वो प्रयत्न करता है या ऐसा उसका आशय है तो वो 153 के अकॉर्डिंग दोषी होगा, 3 साल तक की सज़ा है उसमें। एक सेक्शन है 159, दंगा कहते हैं। दंगा एग्जैक्टली 2 या अधिक लोक स्थान पर अगर कोई दंगा में अल्लाह लगा लीजिए, हमेशा दंगा लोक स्थान पर ही होगा। अगर 2 या अधिक व्यक्ति लोक शांति भंग करते हैं तो वो कहा जाता है कि दंगा करते हैं। और दंगा के लिए दंड को 160 में बताया गया है, सिर्फ 1 महीने तक का या 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है ऐसे आदमी पर जो दंगा करता है। अब इसके बाद सेक्शंस आप 4 याद कर लीजिए, 154, 155, 156। ये पूछा जाता है ये सेक्शन किससे रिलेटेड है तो आप बताएंगे ये प्रतिनिधित्व दायित्व से रिलेटेड सेक्शंस हैं। 1454, 155, 156। एक सेक्शन है 177, 177 में बताया गया है कि मिथ्या साक्ष्य देना। कोई आदमी अगर गलत साक्ष्य दे रहा है, गलत इत्तला दे रहा है तो उसको 6 महीने या 1000 का जुर्माना लगाया जाता है। और अगर ये कोर्ट से रिलेटेड है, न्यायालय से रिलेटेड है, वो मिथ्या इत्तला दे रहा है तो 2 साल तक की सज़ा होती है। 177 में मिथ्या सूचना देना, गलत सलत सूचना देना।
मिथ्या साक्ष्य देना 191 में परिभाषित किया गया है, और 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना है। गढ़ने का मतलब है जैसे आप किसी के पर्स में मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं जो उसके पास नहीं थी, तो ये आपने साक्ष्य गढ़ा, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। जैसे इसमें एक रख देते, फिल्मों में आपने देखा होगा, रख दिया और उसे पकड़वा दिया, तो ये है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। दोनों ही मिथ्या साक्ष्य के लिए दोनों ही सेक्शन, चाहे 191 हो या 192 हो, दोनों में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, और वो बताया गया है सेक्शन 193 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, जो कि 7 साल तक का होगा। इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन नंबर 194 में, कि मृत्यु से दंडित कोई अपराध आप मिथ्या साक्ष्य देते हैं कि और मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध है, तो आप भी उसी अपराध के भोगी होंगे जो बेचारे उस निर्दोष व्यक्ति को मिला है। और अगर उस निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु की सज़ा हो जाती है तो इस 194 में आपको मिथ्या साक्ष्य देने के आधार पर मृत्युदंड दिया जा सकेगा, ये बताती है 194। ये आपका सेक्शन हो गया। एक सेक्शन 194 के बाद 195A, इसमें एग्जैक्टली आप किसी को धमकी देते हैं कि हम तुमको ये करा देंगे या तुम्हें सज़ा दिला देंगे, उसकी शरीर को, संपत्ति को या ख्याति को ठेस पहुंचा के आप कोई कार्य कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सेक्शन को कहा जाता है किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या प्रेरित करना। अगर आप धमका रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूँगा, तुम्हें आग लगा दूंगा तुम्हारे घर को, तो ये सारे अपराध जो हैं 7 साल तक की सज़ा है 195A में। 201 में अपराध करने के बाद तथ्यों को छिपाना होता है, छिपाने से रिलेटेड है। अब इसके बाद सेक्शंस लगभग सारे नॉन इम्पोर्टेंट हैं, 300 तक। एक सेक्शन ज़रूर इसमें आप ध्यान रखेंगे, 268 लोक अपदूषण से रिलेटेड है। कोई आदमी अगर पब्लिक में गंदगी फैला रहा है, लोग अपदूषण कर रहा है। और एक है क्वारंटाइन से रिलेटेड 271, अगर कोई क्वारंटाइन है और उसका उल्लंघन कर रहा है तो 6 महीने तक की सज़ा है उसको। फिर ये 279 है, अगर कोई उतावलेपन से वाहन चलाता है, कुछ ऐसी शरारत करता है, तो 6 महीने तक की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना है। और ये लोक अपदूषण 268 की सज़ा दी गई है 290 में। 290 सेक्शन कहता है कि अगर कोई लोक अपदूषण कर रहा है और वहाँ पर कोई और जुर्माना नहीं है, कोई और सज़ा नहीं है, तो उसको 200 रुपये तक का दंड दे दीजिए और उसको जाने दीजिए। एक सेक्शन है 292, इसमें एग्जैक्टली अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि किया जाता है। इसको हिलकिल नियम कहते हैं, हिलकिल नियम के नाम से जाना जाता है 292। 293 में तरुण व्यक्तियों को अश्लील पुस्तकें बेची जाती हैं, इसमें 3 साल तक की सज़ा है। तरुण का मतलब 20 साल से कम यहाँ माना गया है, 20 साल से कम उम्र का व्यक्ति तरुण माना गया है इस सेक्शन में। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, सेक्शन 299, जिसमें परिभाषित किया गया है आपराधिक मानव वध। 299 आपराधिक सॉरी, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 29, 299, 299 आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध में 2 बातें आपको ध्यान रखना है। कोई कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से या
प्रकार की शारीरिक क्षति से किया जाए जिससे आपको ज्ञान है कि मृत्यु हो जाएगी या हो सकती है, तो ऐसा कार्य, और इस कार्य में अगर मृत्यु हो जाती है तो वो आपराधिक मानव वध कहलाएगा। 300 में हत्या को परिभाषित किया गया। हत्या एग्जैक्टली कोई ऐसा काम, आपराधिक मानव वध में दो चीज़ें हैं, ज्ञान और आशय, जबकि हत्या में सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ है आशय। पहला पॉइंट कहता है इसका, अगर कोई इस आशय से कार्य किया जाए कि मृत्यु हो जाए। दूसरा का पॉइंट कहता है कि अपराधी जानता है कि इस आशय से वो किसी को चोट पहुंचा रहा है कि वो मार डालेगा। तीसरा, उसको जो क्षति पहुंचा रहा है वो पर्याप्त है मृत्यु कारित करने के लिए, तो ये इस आशय से वो कार्य कर रहा है। चौथा ये कि इतना खतरनाक है वो काम जो वो कर रहा है, जैसे तलवार से किसी पर अपराध मतलब वार कर दिया, तो मतलब पूरी संभावना है कि मृत्यु हो जाएगी, तो वो कहा जाता है कि हत्या कर रहा है। पूछा जाता है हत्या के कितने, इस सेक्शन को हम बहुत ब्रॉड में पढ़ाएंगे आपको, दोनों सेक्शंस को 299 और 300 को, अभी प्री के हिसाब से समझ लीजिए। अगर पूछा जाए कि हत्या में कितने अपराध हैं, 300 में 5 अपवाद हैं। 5 अपवाद कौन कौन से हैं? पहला, अगर ऐसा काम कोई मृत्यु कारित कर देता है प्रकोपन की वजह से, तो वो हत्या नहीं है, मानव वध कहलाएगा। दूसरा, प्रतिरक्षा है। तीसरा, कोई लोक सेवक अपने कार्य करते वक्त किसी की मृत्यु हो जाती है लोक सेवक के कार्य के द्वारा। चौथा है कि कोई व्यक्ति 18 साल का है और वो इतना खतरा लेता है। चौथा है झगड़े से रिलेटेड, अचानक झगड़ा हो जाता है और कोई मृत्यु कारित कर देता है तो हत्या ना होकर आपराधिक मानव वध माना जाता है। पांचवा है एग्जैक्टली कि कोई व्यक्ति 18 साल या उससे ऊपर का है और वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, अपना रिस्क ले रहा है, तो वहाँ पर हत्या नहीं मानी जाती है। ये 300 हो गया, 5 अपवाद इसके याद रखिएगा। 301 में क्या कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। जैसे मान लीजिए आप किसी पे गोली चलाते हैं, उसको ना लग कर किसी तीसरे आदमी को लग जाती है, दूसरे आदमी को लग जाती है, आप तो गोली चला रहे थे, किसी दूसरे आदमी को गोली लग जाती है, तब भी वही अपराध माना जाता है कि आप, जैसे आपने ए पे गोली चलाई, ए पे ना लग के बी पे लग गई, बी के लग गई, बी मर गया, तो भी यही माना जाएगा कि आपका आशय बी को मारने का था और वही सज़ा मिलेगी जो ए को मारने पर मिलती। 302 में हत्या के लिए दंड है, 2 दंड बताए गए हैं, मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास। 303 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे 303 जो है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो आजीवन दोष सिद्ध किया जा चुका है, अब वो कोई ऐसा अपराध करता है तो अब उसको सीधे मृत्यु दंड मिलेगा और कोई दंड का प्रावधान नहीं है। 304 में बताया गया है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। तो इसमें 2 सेक्शन किए गए हैं। पहला है कोई ऐसे आशय से अगर हत्या करता है, अगर आशय से मानव वध करता है तो उसको आजीवन कारावास मिलेगा, और आशय ना होकर ज्ञान है जिसको कहते हैं गैर इरादतन हत्या, तो अगर ज्ञान के साथ हत्या कर देता है किसी व्यक्ति की, मानव वध कर देता है, हत्या नहीं सॉरी मानव वध कर देता है, तो वो 10 वर्ष तक के कारावास से कारावासित किया जाएगा। फिर इसके बाद एक सेक्शन आता है 304A, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। कोई उतावलेपन उपेक्षा से अगर किसी उपेक्षा से मृत्यु कारित कर देता है तो वो सजा का पात्र होगा सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक की। 304B में दहेज मृत्यु, अगर किसी स्त्री की हत्या या मृत्यु हो जाती है उसके विवाह के साथ 7 साल के अंदर, तो उसको कम से कम 7 साल की सज़ा और मैक्सिमम आजीवन कारावास मिलेगा। 304 कहाँ गया, 304B दहेज मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहा जाता है शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या कर दो। कोई शिशु या उन्मत्त व्यक्ति, पागल या इससे मेंटल रिटार्डेड कोई व्यक्ति है, उसको अगर कोई आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करता है तो उसको बहुत खतरनाक सज़ा, या तो डेथ की या लाइफ टाइम या 10 साल तक की सज़ा मिलेगी। बाकी 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण है, किसी को भी अगर कोई दुष्प्रेरित करता है कि वो आत्महत्या कर ले तो 10 साल तक की सज़ा है। 307 में हत्या करने का प्रयत्न है, कि हत्या करने के प्रयत्न में 2 बातें होती हैं, अगर कोई प्रयास करता है तो उसको
या तो 10 साल की, या फिर कोई चोट पहुंच जाती है तो आजीवन तक की सज़ा हो जाती है 307 में। 307 के बाद आ जाइए 308 में। 308 किधर गया भाई? 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। अगर कोई आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करता है तो इसमें बहुत छोटी सी सज़ा है 3 साल, और अगर मान लीजिए चोट पहुंच जाए तो मैक्सिमम 7 साल, आसान सज़ा। फिर उधर आ जाइए आप 308 के बाद 309 में। अगर कोई आत्महत्या का प्रयत्न करता है, ये मात्र एक ऐसा अपराध है जो अगर अपराध पूर्ण हो जाए तो कोई सज़ा नहीं, और प्रयत्न किया तो 1 साल की सज़ा। 309 आत्महत्या का प्रयत्न। 310 में ठग को परिभाषित किया गया। ठग वो लोग होते हैं जो किसी बच्चे को या व्यवहारता चोरी करें, या लूट डकैती करें, या बच्चों को चोरी करके बेचें, फरोख्त करें, खरीद फरोख्त करें, तो इस तरह के लोग ठग कहलाते हैं। और ठग के लिए दंड दिया गया है 311 में, आजीवन कारावास की सज़ा होती है इसमें। 312 इम्पोर्टेंट सेक्शन, गर्भपात कारित करना। अगर किसी स्त्री को कोई गर्भपात कराता है तो उसको 312 गर्भपात कारित कराता है तो 3 साल तक की सज़ा है। और अगर स्पंदगंधा मतलब उसमें बच्चा है जो सांस लेने लगा है, इसको कहते हैं स्पंदन गर्भा, तो स्पंदन गर्भा के स्टेज में 7 साल तक की सज़ा है। और अगर यही स्त्री की सम्मति के बिना किया जा रहा तो 313 में चला जाएगा। 313 में अगर स्त्री की सम्मति के बिना कोई गर्भपात कराया जा रहा है तो आजीवन कारावास या 10 साल की सज़ा है। 314 में गर्भपात कारित करते वक्त या गर्भपात करने के आशय से कोई ऐसा काम कर जाए जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उस स्त्री की मृत्यु हो जाए, तब भी 10 साल तक की सज़ा है। और अगर स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात किया गया और स्त्री मर गई तो आजीवन कारावास तक की सज़ा दी जाएगी। 315 में शिशु या जीवित बच्चा पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु करने के आशय से किया गया कार्य, 10 साल तक की सज़ा। 316 इंपॉर्टेंट है बहुत, ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। मतलब कोई ऐसा काम कर किया अगर वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती औरत है और उसको कोई धक्का दे देता है, पेट पर लात मार देता है, भले ही वो औरत बच जाए और उसका बच्चा मर जाए तो ये माना जाएगा कि आपने ये सेक्शन के अकॉर्डिंग अपराध किया है और इसमें 10 साल तक की सज़ा है। 317 में शिशु के माता पिता उनकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। अगर कोई अपने बच्चे को जो 12 साल से कम का है उसकी देखरेख नहीं करता है या यूँ छोड़ देता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा दी जाएगी, ऐसा कहा गया है 317 में। अब आप आ जाइए 317 के बाद 318 में, कुछ नहीं है। 319 बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सेक्शन स्टार्ट हुआ। 319 में उपधि को परिभाषित किया गया। उपधि मतलब होता है कोई भी रोग या कोई ऐसी शारीरिक पीड़ा जिससे आप दिक्कत में है तो वो होती उपधि। 320 में घोर उपहति। ये घोर उपहति बहुत पूछी जाती है। इसमें पूछा जाए कितने टाइप की घोर उपहति होती हैं तो 8 प्रकार की घोर उपहति होती हैं। पहली है पुष्पसंहरण मतलब नपुंसक बनाना। दूसरा है दोनों में से किसी नेत्र की स्थायी विच्छेद। तीसरा है दोनों में से किसी की कान की श्रवण शक्ति का विच्छेद। चौथा है किसी दांत का किसी अंग या जोड़ का विच्छेद। पांचवा है किसी जोड़ की शक्ति का नाश या स्थायी ह्रास। छठा है सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण। सातवां है अस्थि या दांत का भंग कर देना। आठवां है कि कोई ऐसी पीड़ा दें जिससे 20 साल तक इंसान अपने नॉर्मल कार्य कलाप ना कर पाए, तो ये 8 प्रकार कहलाते हैं घोर उपहति। 8 प्रकार है, पूछे जाते कितने प्रकार हैं। 321 में बताया गया स्वेच्छा उपहति कारित करना। आपका आशय है किसी को नुकसान पहुंचाना और आपने ऐसा कर दिया तो ये आप करते हैं स्वेच्छा उपहति कारित करना। 320 में बताया 21 हो गया। 322 में स्वेच्छा घोर उपहति करना। अगर आप जानबूझ के किसी को घोर उपहति कर रहे हैं तो स्वेच्छा घोर उपहति करना है। 323 में स्वेच्छा उपहति के लिए सज़ा है 3 साल तक की। और 324 में बताया गया खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित कर रहे हैं तो आपको
खतरनाक आयुधों द्वारा 323 में 1 साल की, स्वेच्छा उपपत्ति कारित कर रहे हैं तो 1 साल की सज़ा है। खतरनाक आयुधों द्वारा साधनों द्वारा अगर आप उपपत्ति कारित कर रहे हैं स्वेच्छा तो 3 साल की है। अब होगी शुरू 7 साल। 324 में हो गई। 325 में अगर स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित कर रहे हैं तो 7 साल तक की सज़ा है। और खतरनाक आयुधों 326 में पहुंच गया। खतरनाक आयुधों द्वारा साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित कर रहे हैं तो आपको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है या फिर आजीवन कारावास। अब पहुंच जाइए आप सेक्शन नंबर 326 में हो गई। खतरनाक आयुधों द्वारा स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, ये एग्जैक्टली आपको 10 साल या आजीवन कारावास है। इसके बाद 2 सेक्शन और बड़े हैं 2013 में। 326A अम्ल आदि का प्रयोग करके घोर उपपत्ति कारित करना, 10 साल तक की सज़ा है या आजीवन कारावास है। 326B में बताया गया स्वेच्छा अम्ल का फेंकना या फेंकने का प्रयास करना, ये इसमें 7 साल तक की सज़ा है। फिर इसके बाद सेक्शन आप आ जाएंगे डायरेक्ट 330 पे संस्वीकृति उपापित करने का विवश करने के लिए सम्मति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। इस सेक्शन को हम फिर से पढ़ देते हैं। संस्वीकृति उद्यापित करने का या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, मतलब जैसे पुलिस वाला है, इसको सेक्शन को इस तरह से आप समझे, पुलिस वाला है उसको जानबूझ के इतना मारता है कि वो अपने अपराध को कबूल कर ले, तो ये आएगा 330 में और इसमें आपको 7 साल तक की सज़ा है। 330 के बाद आप आ जाइए 335 में। 335 में बताया गया है कि प्रकोपन पर घोर पहले 334 334 किधर गया, 334 नहीं है, 334 में बहुत कम सज़ा है। प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, 1 मास तक की सज़ा है इसमें। 335 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर अगर आपको कोई प्रकोपित करता है और आप उसको घोर उपपत्ति कारित कर देते हैं तो 335 में आएगा, ये 4 साल तक की सज़ा है या 2000 का जुर्माना है। 339 में सदोष अवरोध को बताया गया है। इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट पूछा गया था बिहार APO में। 340 में सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया है। परिरोध मतलब उसको बॉन्ड जैसे कमरे में बंद करके या बंद कर दिया जाए तो ये सदोष परिरोध है, और किसी को जाने को रोकना सदोष अपरोध है, अवरोध है। फिर यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताई जाएगी, सदोष 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड 1 मास या 500 रुपये है। 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड है 1 वर्ष या 1000 रुपये। 343 में बताया गया है 3 या अधिक दिन के लिए सदोष परिरोध अगर कोई कर रहा है तो 2 साल तक की सज़ा होगी। 344 में 10 या अधिक दिन के लिए सदोष परिरोध कर रहा है तो 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है इसमें, और जुर्माना भी लगेगा। 349 में बल को परिभाषित किया गया है। 350 में आपराधिक बल को परिभाषित किया गया है। 351 में हमला को परिभाषित किया गया है। हमला एग्जैक्टली किसी भावभंगी से होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी पे गुम्मा उसार रहे हैं, भूसा उसार रहे हैं, तो ये हमला कहलाएगा, ना कि आपराधिक बल। फिर आप आ जाइए 350 हो गया, 351 हो गया हमला, ठीक। अब आप आ जाइए 360 पर। 359 से शुरू होता है, सिर्फ 359, यस 359 में व्यपहरण को बताया गया। व्यपहरण क्या होता है? किडनैपिंग। व्यपहरण क्या है? 360 में बताया जाएगा। भारत में व्यपहरण 2 तरह का है, एक पहला 360 में है भारत में से व्यपहरण, और 361 में है विधिपूर्ण संरक्षा में से व्यपहरण। विधिपूर्ण संरक्षा में से अगर स्त्री है तो 18 वर्ष माना जाता है, और अगर पुरुष है तो 16 वर्ष माना जाता है। 360 के बाद 61 हो गया, विधिपूर्ण स्त्री है तो ये हो गया
362 में अपहरण को बताया गया है। अपहरण क्या है? एब्डक्शन कहते हैं इसको। अपहरण किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध वहाँ से ले जाना या बलपूर्वक ले जाना अपहरण है। 363 में व्यपहरण के लिए दंड है जो कि 7 साल तक का है। 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण, इसमें लाइफ टाइम या 10 साल की सज़ा है। 364A में मुक्ति धन आदि के लिए व्यपहरण, एक्सटॉर्शन मनी के लिए जो व्यपहरण या अपहरण किया जाता है, इसमें डेथ तक की सज़ा है या लाइफ टाइम की सज़ा है। 365 में किसी व्यक्ति को गुप्त रीत से सदोष पर विरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण है, 7 साल तक की सज़ा। 366 इम्पोर्टेंट है, विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहरित करना, अपहरित करना या उत्प्रेरित करना, इसमें 10 साल तक की सज़ा है। 366A आप प्राप्त वह लड़की का उपापन, मतलब कोई माइनर लड़की है उसको किसी ऐसी जगह पर ले जाना, प्रेरित करना कि उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति बलात्संग करे या छेड़छाड़ करे, इसको कहते हैं उपापन। ये एग्जैक्टली 366A में है। यहाँ पर लड़की की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। और इसके जस्ट बाद देखिए आप 366B में विदेशी लड़की का आयात करना। इसमें विदेशी लड़की की आयात करने के लिए इसमें उम्र होना चाहिए 21 साल। इसमें भी 10 साल की सज़ा है। इसमें भी 66A में भी है, 66 में भी 10 साल की सज़ा है। 67 में आ जाइए, व्यक्ति को घोर उपपत्ति या दासत्व बनाने के लिए उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण करना, इसमें भी 10 साल तक की सज़ा है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बलात्संग। बलात्संग को समझे। बलात्संग के इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पुरुष, 7 तरीके पूछा जाता है कितने भांति से ये बलात्संग होता है। कि कोई स्त्री है, उसके स्त्री की योनि पर, मूत्र अंग पर कोई भी चीज़ लगाना, जैसे मुंह या हाथ या लिंग लगाना, या योनि या मूत्र मार्ग या गुदा मार्ग के जो कि लिंग ना होकर उंगली या कोई चीज़ प्रवेश कराना, या किसी को इस तरह से हस्ताक्षर करना, इस तरह से उसको उंगली ऐसी जगह पर गुदा या मूत्र मार्ग पर लगाना जिससे प्रवेशन करना जिससे वो सेक्स करने के लिए तैयार हो जाए, या फिर मूत्र मार्ग, गुदा मार्ग या के ऐसी जगह योनि पर मुंह लगाना, ये कहलाता है बलात्संग। बलात्संग 375 में परिभाषित है और बताया गया है कि 7 भांति का हो सकता है। 7 भांति परिस्थितियों में हो सकता है। जैसे पहला है उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, दूसरा है उस स्त्री की सम्मति के बिना, तीसरा है उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उस स्त्री की को कोई ऐसी धमकी दी गई हो जो मृत्यु से संबंधित हो, मृत्यु दंड मार डालने के हिसाब से हो। चौथा बताया गया है कि उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वो ये जानती हो कि ये हमारा पति है, जबकि वो आदमी झूठ बोल रहा हो, वो उसका पति ना हो, उसने इस तरह से उसको मोटिवेट कर लिया हो कि हम उसके पति हैं, और वो वो अगर उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो वो बलात्कार की संगति में आएगा। 5वां है उस स्त्री की सम्मति से जबकि वो विकृत हो। छठा है उस स्त्री की सम्मति, ये छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सम्मति से या सम्मति के बिना जबकि वो 18 वर्ष से कम की हो। पहले ये 16 वर्ष था, 18 वर्ष कर दिया गया है। 7वां है उस स्त्री की संसूचित करने में असमर्थ हो, जब वो स्त्री अपनी जो संसूचना है वो व्यक्त ना कर पाए और उसके साथ कोई कार्य हो रहा है मैथुन या इस तरह का, तो वो बलात्संग की श्रेणी में आएगा। 2 इसके अपवाद बताए गए हैं कि कोई भी डॉक्टर अगर कोई औजार या कोई योनि में डालता है तो बलात्संग नहीं है, और अगर पुरुष जो विवाहित है और स्त्री की उम्र 15 साल से कम नहीं है तो वो बलात्संग नहीं है। अगर 15 साल से कम के साथ कोई पुरुष अपनी पत्नी से भी बलात्कार कर सकता है, मगर 15 के बाद या 15 की उम्र में नहीं कर सकता। 376 में 375 हो गई बलात्संग। 376 के मतलब इसमें 7 प्रकार है, 7। 376 में बलात्कार के लिए दंड है जो कि
अब अमेंडमेंट होने के बाद 2018 में ये 10 साल कम से कम या आजीवन कारावास हो गया है। और 376 ए समझें आप। 376 ए क्या होती है? 376 ए यहाँ पर बताया नहीं गया है। पीड़ित की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड। कोई औरत, जो ये निर्भया कांड था कि इस तरह से बलात्कार किया जाए और उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए या इस हालत में पहुंचा तो उसको मृत्यु दंड होगा या शेष जीवन तक आजीवन कारावास होगा। 376 ए में 12 साल से कम स्त्री के लिए बलात्कार के लिए दंड है, जो कि 20 वर्ष से कम का नहीं होगा और मृत्यु दंड तक हो सकता है। 376 में पति जो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था, अगर वो मैथुन करता है तो उसको सज़ा होगी कम से कम 2 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की। कोई 376 कहता है कि प्राधिकार में, जैसे हॉस्पिटल के अंडर में, डॉक्टर के अंडर में कोई नर्स या कोई प्राधिकारी है, अधिकारी है, उसके साथ कोई महिला काम कर रही है उसके अंडर में, और कोई वो प्राधिकारी उसके डॉक्टर या प्राधिकारी मैथुन करता है, तो उसको सज़ा मिलेगी जो कि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और 10 वर्ष तक की हो सकेगी। इसमें आप देखें 376 और बी, ये दोनों ही बलात्संग ना होकर मैथुन से रिलेटेड है। 376 डी सामूहिक बलात्कार से रिलेटेड है, जिसमें सामान्य आशय से 2 या अधिक लोग किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, जिसमें सज़ा 20 साल से कम की नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। 376 डी ए 16 वर्ष से कम आयु की भी लड़की के साथ सामान्य आशय से अगर कोई बलात्कार करता है तो वो आजीवन कारावास से कारावासित होगा। और 376 डी बी में अगर कोई सामान्य आशय से सामूहिक बलात्कार कर रहा है किसी 12 साल से कम की लड़की का, तो इसमें आपको आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। 376 डी पुनरावृत्ति से रिलेटेड है, बार बार कोई इस मतलब बलात्कार कर रहा है, चाहे वो 376 ए में आता हो, बी में आता हो, ए बी में आता हो, किसी भी सेक्शन में आता हो, पुनरावृत्ति दोबारा अगर वही अपराध करता है बलात्संग का, तो उसको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाएगा, इससे कम नहीं। 377 में प्रकृति विरुद्ध अपराध, मतलब किसी जानवर के साथ या गुदा मैथुन इसमें आता है, इसमें आजीवन कारावास या 10 साल तक की सज़ा है 377 में। फिर आप आ जाइए 378 में चोरी की परिभाषा है। चोरी में 5 तत्व होते हैं। जब कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से किसी व्यक्ति की संपत्ति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से के ले जाने के आशय से लेता है या हटाता है तो वो चोरी करता है। ये 378 में चोरी की परिभाषा की गई है। 379 में चोरी के लिए दंड 3 साल तक का है। 380 में निवास गृह में चोरी है, निवास गृह में चोरी 380, और 380 में सज़ा आपको 7 साल तक की मिलेगी। 382 चोरी करने के लिए मृत्यु उपपत्ति या अपरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। मान लीजिए कोई कोर्ट में पिस्तौल लेकर टहल रहा है कि अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये 382 में आएगा और इस 382 के सेक्शन में सज़ा मिलती है आपको 10 साल तक की। 383 उद्दापन है, एक्सटॉर्शन है। कोई किसी को उद्दापित करता है, धमकी देता है किसी सामान को तुरंत देने के लिए, तो इसमें 383 और 384 में उद्दापन के लिए दंड है 3 साल तक का। 385 में उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना, 2 वर्ष की सज़ा है सिर्फ। फिर 386 में आ जाइए आप, 84 हो गया, 85, ये इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपति के भय में डालकर उद्दापन 10 साल तक की सज़ा। उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति मृत्यु या घोर उपपत्ति में डालना, तो इसमें डालना 386, इसमें डालकर उद्यापन 86। फिर 387 में सज़ा है डालना, घोर उपपत्ति में डालना 7 साल की सज़ा है 387 में। फिर 390 में
लूट को परिभाषित किया गया है। लूट में कहा जाता है या तो जब चोरी है या ये चोरी या एक्सटॉर्शन का एक्सट्रीम रूप होते हैं, जब आप इसमें मृत्यु कारित करने या कोई भय मिला देते हैं चोरी या तापन में, तो वो लूट बन जाती है। 390 में। 391 में डकैती परिभाषित है, जब 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं तो वो डकैती बन जाती है, डकैती। 393 में लूट के लिए दंड है 10 साल, और अगर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में की गई है तो ये 14 साल तक का, राजमार्ग पे की गई है तो जो 14 साल तक का दंड होगा इसमें। 394 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेच्छा लूट करने में स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। अगर कोई लूट करते वक्त स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है उपपत्ति तो 10 साल तक की सज़ा है। 385 में डकैती के लिए दंड है या लाइफ टाइम, आजीवन या 10 साल तक का है। 386 बहुत इंपॉर्टेंट है, हत्या सहित डकैती। अगर कोई डकैती के दौरान हत्या कर देता है, हत्या सहित डकैती करता है, तो इसमें बहुत ख़तरनाक सज़ा है जो कि लाइफ टाइम है या 10 साल की है, या फिर इसमें मृत्यु दंड भी दिया जाता है। 396 में। 396 के बाद आ जाइए आप 300, हत्या सहित डकैती हो गई। फिर आ जाइए आप, एक सेक्शन और है 399। इसमें डकैती की तैयारी को, 399 में डकैती की तैयारी, डकैती की तैयारी को परिभाषित किया गया है, जो कि जिसमें सज़ा होती है 10 साल तक की। 403 में संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। इसमें 2 साल तक की सज़ा है। दुर्विनियोग को समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, उन्होंने कोई मिलकर घोड़ा खरीदा और उसमें से एक पार्टनर उसको बेच दे तो ये कहलाएगा संपत्ति का दुर्विनियोग। 2 साल तक की सज़ा है। 405 में आपराधिक न्यास भंग। 406 में है आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड, जो कि 3 साल तक का होता है। 441 में है आपराधिक अतिचार, किसी के घर में आप घुस गए ज़बरदस्ती। 442 में गृह अतिचार, घर में घुस गए, ये किसी ज़मीन पे घुसे। 442 में गृह अतिचार है। 443 में प्रच्छन्न गृह अतिचार है, कि मतलब घर दरवाज़ा तोड़ ताड़ के आप अंदर घुस गए। 444 में रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार है, दरवाज़ा तोड़ कर सूर्योदय और सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में आप, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में आप किसी के घर में रात में घुसते हैं तो ये कहलाता है रात, और दरवाज़ा तोड़ के घुसते हैं तो रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार। 445 इम्पोर्टेंट है, गृह वेदन पूछा जाता है। गृह वेदन में 6 तरीके आते हैं, किसी के घर में आप घुस जाते हैं और 6 तरीके से घुसते हैं। वो 6 तरीके आपसे पूछे जाते हैं। पहला, किसी ऐसी जगह से आप घुसे जो आपने खुद बनाया है। दूसरा, किसी ऐसे रास्ते से घुसे जो बंद था। तीसरा, किसी ऐसे रास्ते से घुसे कि जो आप ही ने खोला है। चौथा, कोई ऐसा बंदूक या कोई ऐसी चीज़ लेकर घुस जाएं। 5वां, कि ताला खोल के अंदर घुस जाएं। 6ठा, किसी बंद स्थान में आप किसी भी तरह से प्रवेश कर जाएं। मतलब ये 6 तरह से होता है गृह वेदन पूछा जाता है। गृह वेदन कहाँ परिभाषित है? 445 में है और ये 6 तरीके से होता है। अब आ जाइए, एक चीज़ यहाँ पर शायद छूटी है। 410 में चुराई हुई संपत्ति को परिभाषित किया गया था, और चुराई हुई संपत्ति 411 में चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना ये बताया गया है 411 में। ये 2 सेक्शन छूट गए थे। अब यहाँ पर हम आ जाएं, गृह वेदन हो गया 445 में। फिर आ गए अब हम 446 में रात्रो गृह वेदन है, रात में आप किसी के घर में घुसते हैं। 447 में आपराधिक अतिचार के लिए दंड, जो कि 3 माह या 500 रुपये का है। इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 448 में आपराधिक अतिचार के लिए दंड है, जो कि 1 साल तक का है। फिर आप आ जाइए 415 में छल की परिभाषा दी गई है। छल, आप किसी के साथ प्रवंचनापूर्ण कार्यों से काम लेते हैं तो वो 415 में आएगा। 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल है, कि आप किसी नकली आदमी बन के जाते हैं तो प्रतिरूपण द्वारा छल है।
17 में छल के लिए दंड को बताया गया है। छल के लिए दंड 1 वर्ष का है। 419 में प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड जो कि 3 साल तक का है। 425 में रिष्टि है। रिष्टि कहते हैं किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा देने को। अगर आपने जैसे मान लीजिए किसी की बर्फ़ का मशीन है, आपने उसमें पानी भर दिया तो आपने रिष्टि की 425 में। 426 में रिष्टि के लिए दंड है जो कि 3 महीने का है। 463 में कूट रचना है, कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि नकली है, ऐसा सेक्शन में चला जाएगा। मिस्ता 406 कूट रचना 463 में है। और 464 में मिथ्या दस्तावेज रचना, कोई दस्तावेज अगर बना रहे हैं तो जो वो 464 में है। 465 में कूट रचना के लिए दंड है जो कि 2 साल तक का है। अब 466 में अभिलेख या न्यायालय के कोई रजिस्टर या कागज़ की अगर आप कूट रचना करते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो आपको दंड मिलेगा ज़्यादा, और वो हो जाएगा 466 के अकॉर्डिंग 7 साल तक का। अब आप आ जाइए, जंप कर जाइए 494 पे, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। पहले 493 होना चाहिए था, 1 मिनट। 493 में है विधि पूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। यह आया है बलात्संग की श्रेणी में कि आप किसी स्त्री को ऐसे मोटिवेट कर ले कि हम आपके पति हैं और उसके साथ आदमी मैथुन करे, सहवास करे, तो वो कहलाएगा 493 के अकॉर्डिंग आएगा। और चूंकि ये 493 में 10 साल तक की सज़ा है। 495 में है वही अपराध, 494 में है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। जिन लोगों में पुनः विवाह या दूसरा विवाह की अनुमति नहीं है, अगर वो दूसरा विवाह करता है तो वो 7 साल तक की सज़ा होगी, जैसे हिंदुओं में है। फिर 495 में आइए, 495 यहीं पर है वही अपराध पूर्वतन विवाह को उस व्यक्ति को छिपाकर जिसके द्वारा पश्चातवर्ती विवाह किया गया है। मतलब पहली पत्नी को छुपा के अगर आप दूसरा विवाह करते हैं, दूसरी पत्नी को नहीं पता है, तो अगर ये अपराध आप कर रहे हैं तब भी आप 10 साल के अपराधी हैं। 497 में जार कर्म की परिभाषा दी गई है, देख पा रहे हैं। जार कर्म होता है कि आप जान रहे हैं किसी और की पत्नी है ये, और फिर भी उसके साथ आप मैथुन कर रहे हैं, तो ये जार कर्म है जो कि 5 साल तक की सज़ा है। इसमें स्त्री को सज़ा नहीं मिलती है। 497 में 498 में आप क्या करते हैं, किसी दूसरे की पत्नी को, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाते हैं, तो ये आप कौन सा अपराध कर रहे हैं, 498 के ले जाना या निरुद्ध करना। 498 में आप अपराध कर रहे हैं और ये अपराध में 2 साल तक की सज़ा है। 498 में किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, कि ये आया है 498 बहुत आता है, किसी स्त्री के नातेदार उसको दहेज वगैरह के लिए उत्प्रेरित करते हैं, तो ये 3 साल तक की सज़ा होती है। 499 में मानहानि की परिभाषा बताई गई है, और मानहानि के पूछे जाते हैं कितने अपवाद हैं, तो 10 अपवाद हैं। 500 में मानहानि के लिए दंड है जो कि 2 साल तक का है। लास्ट सेक्शन है 511। 511 में बताया गया है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों करने के प्रयत्न। आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। मतलब कोई काम आप अपराध है, अपराध को करने का दंड प्रयत्न कर रहे हैं, और ऐसा अपराध को करने का प्रयत्न इस पूरी आईपीसी में नहीं है, और ऐसे अपराध आप करने का प्रयत्न करते हैं तो उस अपराध के आधे के बराबर आपको सज़ा मिलेगी प्रयत्न करने पर। जैसे आप संदूक खोल के लाए, किसी के घर से आप चोरी करने के इंटेंशन से घुसे, और आपने घर में घुस के संदूक खोला उसके आंगन में बैठ के और देखा संदूक खाली है, तो इसका मतलब आपने चोरी तो नहीं कर पाए क्योंकि सामान था ही नहीं, मगर चोरी का प्रयत्न किया। तो चोरी, अगर इसका प्रावधान चोरी का चूँकि है, अगर किसी का नहीं होगा तो आप आधे दंड के भागी होगे इस सेक्शन में। ये कंप्लीट आईपीसी थी जो कि हमने अपवादों से शुरू की।
अपवादों से शुरू करके यहाँ तक आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। थैंक यू।